नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, अगर आपने हमारे पिछले चंद एक प्रोग्राम्स देखे हों तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी कोशिश है कि किस तरह से बढ़ती हुई इस महंगाई के दौर में आपको इनकरेज करें कि अपनी स्किल्स को आप इम्प्रूव करें ताकि अपनी नौकरियों में आप तरक्की हासिल कर सकें। और ख़ास तौर पर वो लोग जो कारोबार करने की सलाहियत रखते हैं और कारोबार करना चाहते हैं तो उनको हम इनकरेज करें कि वो कारोबार की तरफ आएँ, क्योंकि कारोबार करना सुन्नत भी है और बाइसे बरकत भी है। लेकिन नाज़रीन, चूँकि हमें डूब जाने का खौफ होता है, हमें गाइडेंस नहीं होती, तो हम उस तरफ कदम आगे बढ़ा नहीं पाते और अपने अंदर जो पोटेंशियल मौजूद है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने नेचुरली सबको अता किया है, हम शायद उसका सही मानों में इस्तेमाल नहीं कर पाते। नाज़रीन, एक ऐसी सक्सेस स्टोरी आपके सामने लेकर के आए हैं कि जिसका ताल्लुक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से है। एक ऐसे शख्स है जिसने इस कारोबार को शुरू किया और देखते ही देखते इस कारोबार को उन्होंने जो है वो कई लोकेशंस पे तब्दील कर दिया। नाज़रीन, जब बारी आती है खानों की तो मैं और आप, ज़माना कैसा भी हो, हम एक दूसरे से यही पूछते नजर आते हैं कि बताओ कि नया रेस्टोरेंट कहाँ खुला है, किसका टेस्ट कैसा है, ताकि मैं और आप जाके एंजॉय करें। इस पे मजीद बात करेंगे, लेकिन आइए पहले मैं आपको तारुफ कराता हूँ इस सक्सेस स्टोरी के पीछे कौन है और फिर गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब उस्मान मुगल साहब, CEO एंड फाउंडर ऑफ ग्रिल आडोज। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। उस्मान साहब, पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएं हमारे नाजरीन को। मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से, और हम लोग 2000 के अंदर यहाँ पर आए थे, मॉन्ट्रियल में आए थे, और मॉन्ट्रियल में ही हम लोगों ने स्टडी की और वहीं से आगाज़ हुआ सारा कुछ। और मेरी बैकग्राउंड मार्केटिंग की है। मैंने काफ़ी काम किया रॉजर्स में, कस्टमर सर्विस में, डिफरेंट मार्केटिंग कंपनीज, और वहाँ से बेसिकली मैंने अपनी एक कंपनी जनरेट की जो कि मार्केटिंग कंपनी थी। और उसके बाद मॉन्ट्रियल के अंदर हमारे पास कोई ऐसा खाना नहीं था जिसके अंदर फ्लेवर हो, जो बारबेक्यू रेस्टोरेंट हो, तो वहाँ से ये फिर ग्रिल आडोज का आइडिया आया और हमने स्टार्ट किया वहाँ से। 23 साल आपको कनाडा में हुए, आपने नौकरियां भी की, लेकिन इवेंचुअली जो है वो आपका दिल आपको कारोबार की तरफ ले गया। तो आपको इस वक्त खौफ नहीं आया कि मैं अपना एक ब्रांड शुरू करने जा रहा हूँ, फ्रेंचाइज ले लूँ? खौफ तो बेसिकली जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आप जब इन्वेस्टमेंट देखते हैं आपको लगता है कि ये कामयाब होगी नहीं होगी, तो उसमें होता ही है कि अगर आपका होमवर्क डन है, अगर आपको पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, और आपको पता है कि खाने की इंडस्ट्री के अंदर आपके पास बहुत ऑप्शंस है आजकल के ज़माने में, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि हम लोग एक ऐसी प्रोडक्ट लेके आए जो हर बंदे के पास नहीं होगी। और हमारा जो ग्रिल आडोज है उसके अंदर बहुत सी ऐसी आइटम्स हैं जिसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया, और माशाल्लाह अब 10 साल हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को। तो ये काम आपने जो ग्रिल आडोज का जो ब्रांड है, एक तो नाम भी बड़ा यूनिक है, पहले थोड़ा इसके बारे में बताएं कि ग्रिल आडोज, ग्रिल से तो समझ में आ गया, ये आडोज कहाँ से आया? तो आडोज इसको पोर्चुगीज में चिकन कहते हैं। तो नाम बड़ा यूनिक सा था और इसकी सर्च भी बड़ी यूनिक थी। फर्स्ट 2014 के अंदर मैंने पूरा साल हम लोगों ने इसको प्रीटी मच एक घर पे ग्रिल लेके, तो उस पे हमने चिकन बनाया, उसी के ऊपर बारबेक्यू करते थे और फैमिली फ्रेंड्स को बुला के उनको टेस्ट करवाते थे। और 2014 में ही हम लोगों ने सारी सॉसेस जो हम लोगों की मैरिनेशंस हैं वो डेवलप की। ठीक है। और उसके बाद जो फर्स्ट थिंग मैंने की, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट था अपने ब्रांड के साथ कि हमने इसको ट्रेडमार्क कर दिया। तो हमारा ट्रेडमार्क इस टाइम पे US, कनाडा, यूरोप के अंदर ट्रेडमार्क है ग्रिल आडोज। ग्रिल आडोज, जी बिल्कुल ठीक है। तो जब आप ये शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, आपने कहा घर पे आप फैमिलीज को ट्राई करवा रहे थे, अपनी रेसिपीज को आप जो है वो पक्का कर रहे थे बेसिकली, तो घर वालों की सपोर्ट थी या दोस्तों की थी? वो कहते यार कहाँ टाइम जाया कर रहे हो, अपने करियर में आगे बढ़ो, ऐसा था? तो ऐसा हर जगह पे होता है, मेरे साथ भी ऐसा था। मेरी फैमिली, मेरी मदर, मेरी सिस्टर्स, ब्रदर, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे। मेरे डैड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि ये बहुत रिस्की है, रेस्टोरेंट का बिजनेस है। मुझे कुछ कमर्शियल का नहीं पता था कि किस तरह इसको कमर्शियल सेक्टर में लेके आना है, इसको रेस्टोरेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अलॉन्ग द वे ये एक लर्निंग प्रोसेस है। आप इसको फ्रॉम द फर्स्ट डे इसको लर्न नहीं कर सकते, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। और यही 10 years के अंदर मैंने अचीव किया कि मैंने हर रोज़
कुछ ना कुछ लर्न करते हुए ही इसको आगे यहाँ तक लेके आए। यहाँ तक लेके तो आपने कहा कि आडोस जो है वो पुर्तगीज में चिकन को कहते हैं, जी। तो यानी इससे पता चल रहा है कि आपकी जो रेसिपीज हैं, आपका जो मेन्यू इज मोर ऑन जो पुर्तगीज स्टाइल का जो खाना है वो है। जी, सो हमारा कुछ आइटम्स पोर्चुगीज स्टाइल बारबेक्यू है, क्योंकि है। पोर्चुगीज स्टाइल बारबेक्यू आजकल हर जगह पे मिलता है। ठीक है। लेकिन हमने कुछ आइटम्स ऐसी रखी हुई है क्योंकि जो उनका ग्रिलिंग स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है हमारे पाकिस्तानी बारबेक्यू से। हमारा पाकिस्तानी बारबेक्यू जो होता है वो आप डायरेक्ट चारकोल के ऊपर, सीखों के ऊपर बनाते हैं। ठीक है। ये होता है एक फ्लैट ग्रिल के ऊपर, या फिर आप कर सकते हैं इसको रेगुलर ग्रिल जिस पे आप स्टेक्स भी बना सकते हैं। तो उस ग्रिल के ऊपर इसको लर्न करना, क्योंकि आप चिकन को या रिब्स को स्किन के साथ बनाते हैं, तो उसके ऊपर लर्न करना, उसके ऊपर बनाना वो एक बड़ा एक आर्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको लर्न किया, उसको प्रोसेस में लेके आए और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ये जो है वो ग्रिल का और सीखों का और खानों के नाम ले रहे हैं तो मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि हम आपकी लोकेशन पे कई मरतबा जो है वो दोस्तों के साथ वहाँ पे कई चीज़ों को ट्राई भी कर चुके हैं। आपकी जो चिकन सज्जी है कमाल है, रिब्स तो आपके पूरे शहर में मशहूर है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ, बात करना मुश्किल हो रही है, लेकिन ये मुझे बताइए 10 years इन द मेकिंग, 10 साल के अंदर आपने इसमें क्या सक्सेसेस हासिल की? आपने मॉन्ट्रियल में कितनी लोकेशन एस्टेब्लिश की और यहाँ कितनी हो गई है? हमारी इस टाइम पे मॉन्ट्रियल डाउनटाउन में एक लोकेशन है और हमारी लबाल के अंदर एक लोकेशन है, और इस टाइम पे हम लोगों ने मिसिसागा ओंटारियो डिक्सी रोड के ऊपर, डिक्सी और एमको के ऊपर एक लोकेशन है, और अभी हम फ्रेंचाइज कर रहे हैं आगे। जो मिल्टन की एक लोकेशन हमने खोली थी जून के अंदर, टर्मेन और मेन पे 6000 मेन स्ट्रीट, और अब हम कैम्ब्रिज में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कैम्ब्रिज में भी बाय दिसंबर इंशाल्लाह वो भी खुल जाएगी। तो तीसरी लोकेशन जो है वो ग्रेटर टोरंटो एरिया में खुलने वाली है और 2 मॉन्ट्रियल में है। जी एग्जैक्ट। तो 5 लोकेशंस आपकी हैं। तो अब जो है वो आपका जो फुटप्रिंट है, अगर देखें ग्रेटर टोरंटो एरिया के अंदर कितनी और आपने जो है वो खुलने का इरादा रखते हैं? इस टाइम पे टोरंटो एक बहुत बड़ा शहर हो गया हुआ है, और यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कम्युनिटीज़। चिकन और रिब्स जो है वो हर बंदे की एक फेवरेट आइटम है, तो इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एज मेनी लोकेशंस हर जगह पे एक्सपैंड करें, और उसमें आपका बहुत ज़्यादा एरियाज आते हैं, जैसे मार्कम, टोरंटो डाउनटाउन, वॉन हो गया, नायग्रा फॉल्स हो गया, इसी तरह ही आपके जो है क्या कहते हैं स्कारब्रो, विडबी, अभी वेस्ट हम कवर करेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ईस्ट के अंदर। बिल्कुल ठीक है। अब आपने 10 साल लगा के रेसिपीज भी आपने अपनी परफेक्ट की, आपने ऑपरेशंस को भी परफेक्ट किया, अब 5 लोकेशंस आपकी जो है वो ऑलमोस्ट ऑपरेट हो रही, तीसरी खुलने वाली है, 2 मॉन्ट्रियल में है। तो अब अगर आप इसको फास्ट फॉरवर्ड होके देखें, तो अगर मैं मिसाल के तौर पे कारोबार करना चाहता हूँ, हमारे नाज़रीन अमेरिका कनाडा में देखने वाले कारोबार करना चाहते हैं, तो उनको आप मैसेज देंगे कि फ्रेंचाइज की तरफ आएं या अपना ब्रांड स्टैब्लिश करने के लिए जान लगाएं? देखिए हर बंदे का विजन और हर बंदे की कुव्वत एक डिफरेंट होती है, तो हर बंदे को अपने लिहाज से देखना चाहिए कि वो किस तरह अपनी लाइफ को आगे लेके जाना चाहता है। मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर एक विजन रखता हूँ 5 to 10 years का, कि मुझे ये अचीव करना है उस विजन में। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला को ज़्यादा बेहतर पता है कि क्या होगा, लेकिन उस विजन के ऊपर फिर मैं अपना आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते वहाँ तक पहुँच जाता हूँ, या अल्लाह ताला जिस तरह भी बरकत डालते हैं। तो मेरे ख्याल से हर बंदे को अपना विजन सेट करना चाहिए, और फ्रेंचाइज बिजनेस जो है आजकल के ज़माने के अंदर मेरे ख्याल से सबसे ईजी बिजनेस है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा पुश अपने आप को वहाँ करना पड़ता है जहाँ पे आपको काम पे जाना पड़ेगा, आपको काम पे खड़ा होना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉइज़ को मैनेज करना पड़ेगा, आपको वो प्रोसेस लर्न नहीं करना पड़ेगा जो ऑलरेडी हम लोगों ने लर्न किया हुआ है ओवर टाइम। तो उस प्रोसेस के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है, और वो रिस्क को लेते लेते चलते चलते यहाँ तक पहुँच जाना, ये बहुत बड़ी माशाल्लाह अचीवमेंट है। तो बिल्कुल ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे ये बताएं कि जब हम बच्चों के साथ बैठते हैं, और आप चूंकि कारोबार करते हैं, आपके अपने बच्चे भी हैं, फैमिली के मेंबर्स भी हैं, तो जब ये बात होती है फैमिली के अंदर कि बेटा बड़े होकर क्या बनेंगे, तो मेरे मुशाहिदे में 10 में से 10 जो है वो मुख्तलिफ फील्ड्स का नाम लेते हैं। कारोबार कोई नहीं कहता कि मैं बड़े होकर कारोबार करूंगा। आपका मुशाहिदा भी ये है या आपकी फैमिली में सोच तब्दील हो रही है? नहीं, मेरी फैमिली के अंदर माशाल्लाह वैसी ही सोच तब्दील है, क्योंकि मेरे अबू बहुत ज़्यादा कारोबार में थे। 40 साल माशाल्लाह उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया। फिर उसके बाद मेरे दूसरे फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी ज़्यादा बिजनेस में थे, तो इसलिए बिजनेस एक हमारी फैमिली का एक हिस्सा था। तो इसी तरह मेरे बच्चे भी और मेरे नेफ्यूज़ या जो भी हैं, वो उनका भी यही कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ
ऐसे ही करना है कि कोई बिजनेस हो या कोई ऐसी अर्निंग हो जो वो खुद से चीज़ करें और उसके अंदर ज़्यादा उनको इंटरेस्ट होगा। वेरी गुड। और मैं ब्रेक पे जाने से पहले चाहूँगा कि थोड़ा इस पर भी आप अपनी राय भी दें कि नौकरी करने वाले और कारोबार करने वाले के दरमियान जो तवक्कल का जो फ़र्क है, कारोबार करने वाला तवक्कल को शायद रोजमर्रा एक्सपीरियंस कर रहा होता है, तो इसमें आपकी क्या जो है वो मुशाहिदा इसमें? देखिए मैंने आपको पहले बताया कि ये एक विजन है बंदे का। अगर आपको लगता है कि आप एक चीज़ अचीव कर सकते हैं फिर आपको रुकना नहीं चाहिए, बिकॉज अल्लाह ने आपको एक ज़िंदगी दी है, आपको जाना चाहिए कि आपको अपनी जो ऊंचाइयाँ उसको डिस्कवर करें। ये अगर डिस्कवर नहीं होंगी तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ जो है ना वो एक नुकसान कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। तो मेरे ख्याल से आपको अपनी लाइफ को थोड़ा ऐसा अचीव करना चाहिए, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो आपको पसंद है। काम जो भी करें आप वो काम होना चाहिए जो आपको पसंद है, फिर उसमें आपको मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप एक अपनी जॉब रूटीन को लेके चल रहे हैं, 9 to 5 में जा रहे हैं और आपको मज़ा भी नहीं आ रहा और आप उसके साथ अपनी ज़िंदगी को भी लेके चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उससे निकल के अपना विजन को देखें, अपने आने वाले फ्यूचर को देखें। और कनाडा जैसे मुल्क में रहते हुए अगर कनाडा के अंदर आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ देती है गवर्नमेंट, वो मेरे ख्याल से और कहीं पे भी नहीं मिलती हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी। तो मेरे ख्याल से उसको देखते हुए बिजनेस करना, आई वुड गो विद बिजनेस। नाज़रीन, यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यकीनन आपके जहन में सवालात होंगे कि ग्रिल आर्डोज अगर इतना ज़बरदस्त ब्रांड है और जिन खानों का इन्होंने जिक्र किया, मैं तो खुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, और वो लोग जो टोरंटो के ख़ास तौर पर वेस्ट के रहने वाले हैं वो ग्रिल आर्डोज के ब्रांड से वाकिफ़ हैं। जब बात आती है हलाल चिकन की या हलाल रिब्स की बारी आती है तो ग्रिल आर्डोज जो है उनकी लिस्ट पे नंबर 1 होता है। अगर ये ब्रांड इतनी ही पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है तो आपकी सोच होगी कि अगर मेरे पास पैसे भी हो और मेरे पास काम करने की सलाहियत भी हो तो क्या मैं ये फ्रेंचाइज ले सकता हूं? नाज़रीन, ब्रेक के बाद इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। आज हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में इंट्रो में कहा था कि बढ़ती हुई महंगाई के दौर में हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कारोबार तलाश करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी इनकम को इजाफे में लेके आएँ, ना कि सिर्फ जो है वो हुकूमतों को या निज़ाम को हम बुरा भला कहते रहे। वो तो उन्होंने ठीक करना ही करना है, लेकिन जो मेरे और आपके कंट्रोल में है उस पर हम काम करें। उस्मान साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले ये बात कही कि जो है वो कारोबार की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और 9 to 5 जो नौकरी है वो दिन के आखिर में नौकरी ही है। और कनाडा जैसा मुल्क जो आपको अपॉर्चुनिटी फराम कर रहा है, अगर मैं और आप इसको ग्रैब नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आइए नाज़रीन, मजीद बात को आगे लेके चलते हैं फ्रेंचाइज के हवाले से। उस्मान साहब, आपने कहा कि 3 लोकेशंस आपकी ग्रेटर टोरंटो एरिया में होने वाली है। आपने कहा टोरंटो, मार्कम, नियाग्रा फॉल्स, पता नहीं और कितनी लोकेशंस बाकी हैं, इसी तरह यूएस के अंदर भी है। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपका फ्रेंचाइज जो है वो देने का क्राइटेरिया क्या है? हमारा फ्रेंचाइज देने का क्राइटेरिया बहुत इजी है। हम लोग पहले देखते हैं कि यही आपको जो पहले विजन की एक बात बताई थी कि वो जो जिन क्लाइंट से हमारी बात हो रही है वो अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं, कितने हार्ड वर्किंग है, कितना वो चाहते हैं कि वो काम टाइम पे स्पेंड करें। और उसके बाद फिर कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस है किसी भी बिजनेस को जनरेट करने के लिए। तो उसमें फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वेरीफाई करते हैं कि वो एलिजिबल है इन एन इंटरव्यू, कि वो एलिजिबल हैं कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। एंड देन फ्रॉम देयर ये एक कनाडा की तरफ से एक फ्रेंचाइजी के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कनाडा ने बाय लॉ इस तरह के किए हुए हैं कि फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी दोनों को उन्होंने इतना सपोर्ट किया हुआ है कि कोई भी बंदा एक दूसरे के साथ कुछ प्ले अराउंड नहीं कर सकता, यानी कि उनके बिजनेस के जो लॉ पॉलिसीज़ हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है। तो इसलिए फिर हम उनको अपने डॉक्यूमेंटेशंस भी प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके फ़ायदे के लिए होती हैं। वो हमारे यानी कि हमें देख सकते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, हमारे फाइनेंशियल्स कैसे हैं, हमारा कारोबार कैसा चल रहा है। ठीक है। तो ये हम उनको सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद एक नॉर्मल प्रोसेस होता है टुवर्ड्स अगर बेसिकली अगर वो चाहते हैं कि वो लोन लेना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आजकल के ज़माने में जो अपॉर्चुनिटी की जिसकी आप बात कर रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा स्मॉल बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं और वो स्मॉल बिजनेस लोन उन फ्रेंचाइज को ज़्यादा जल्दी मिल जाता है जो फ्रेंचाइज उनकी लिस्ट के अंदर प्लस में होता है। ठीक है। तो उससे ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो 70% ऑफ दैट अमाउंट जो कि आपकी एक फ्रेंचाइज की अमाउंट होती है वो
गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कवर कर जाता है। जो भी बैंक्स हैं जो बिजनेस लोन देते हैं जी, exactly. वो आपको देते हैं। तो अब अगर इसी पे हम बात करें तो आपकी जो फ्रेंचाइज है उसकी ऑन एन एवरेज कॉस्ट क्या है? तो एवरेज कॉस्ट समवेयर अराउंड बिटवीन $500,000 एंड 700,000। ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन के स्क्वायर फुट क्या होगा आपके लोकेशन का। हमारे पास 2 डिफरेंट साइजेस के स्क्वायर फुट हैं। ठीक है। तो उसके ऊपर हम काम करते हैं, जो फिर क्लाइंट की यानी कि उनकी ख्वाहिश होती है कि मेरा इस तरह का रेस्टोरेंट हो या एग्जैक्टली और या फिर हम उस इलाके के अंदर क्या देखना चाह रहे हैं, उस इलाके के अंदर कितनी ज़्यादा सीटिंग हमें चाहिए, कितनी बड़ी लोकेशन चाहिए, उसके लिहाज से फिर हम तो अगर लेट्स से $5 लाख की फिगर को सामने रख के चले तो आपने कहा 70% जो है वो लोन मिल जाता है अगर आप क्वालिफाई करते हैं। जी एग्जैक्टली। तो 30% जो है वो आपके हाथ में कैश होना चाहिए जिसमें आपका ऑपरेटिंग कैपिटल वगैरह, तो यानी $1.5 लाख, $1.25 लाख से $1.5 लाख किसी के पास हो और काम करने की सलाहियत और इंटेंशन हो और आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतरे तो वो ग्रिलार्डो के फ्रेंचाइजी बन सकते हैं। जी बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बात कही जाती है कि फ्रेंचाइज बिजनेस या कनाडा अमेरिका में बिजनेस करना ऐसा है कि अपने लिए नौकरी खरीदना है, तो क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए ये बात दुरुस्त है, एक तरह की दुरुस्त है, लेकिन देखिए आप अपने स्केड्यूल पे आ जाते हैं। ठीक है। और अपने लिए जॉब क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वहाँ से पैसे नहीं निकाल रहे, आप पैसे तो निकाल रहे हैं लेकिन आपकी सेविंग्स भी उसी तरह ही हैं। जिस तरह आप अपने लिए जॉब क्रिएट कर रहे हैं, आप बेसिकली अपना सारा टाइम उस जॉब को दे रहे हैं जो जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। तो ग्रोथ के लिए, उस बिजनेस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बिजनेस पे खड़े हुए हैं, आप अपने पैसे भी निकाल रहे हैं, घर भी चला रहे हैं अपना, आपके बच्चे भी खुश हैं वो अच्छा खाना खा के, और सेम टाइम पे आप जो है अपना बिजनेस को ग्रो होते हुए देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक प्लस पॉइंट है। और फैमिली के लिए भी जो बच्चे हैं, ग्रोइंग बच्चे, उनको पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है कि वो आके वहाँ पे काम भी करें और बिजनेस को सीखें और स्ट्रेट को लर्न करें। और फिर जैसे आपने कहा ना कि आपने जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे पहले जॉब्स भी की, फिर आपने इस कारोबार को शुरू किया, तो यू नेवर नो कि एक दरवाज़ा आपको अगले किन दरवाज़ों की तरफ लेकर के जाएगा। जी बेशक। तो इस वक्त जो लोग आपको फ्रेंचाइज के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, तो आप को हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी से लोग अप्रोच कर रहे हैं या दीगर और कम्युनिटी से अप्रोच हो रहे हैं? तो इस टाइम पे मुझे हर डिफरेंट कम्युनिटी से लोग अप्रोच कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तानी, साउथ अफ्रीकन्स बहुत अप्रोच कर रहे हैं, उसके बाद इंडियंस हैं, पंजाबी हैं। तो देखिए जहाँ पे भी जिस बंदे को भी एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है और जिसके पास थोड़े से पैसे सेव्ड अप हैं, वो चाहता है कि वो कुछ करे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि एक फ्रेंचाइज के साथ लिंक करे जो फ्रेंचाइज ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और अगर वो ऑपरेशनल है एंड दे आर सक्सेसफुल, उनका एक ब्रांड है, तो फिर आई थिंक सो दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो अच्छा, थोड़ा सा नाज़रीन को ये भी बताएंगे, जैसे ग्रिलार्डोज है, आपने कहा कि आप किसी फ्रेंचाइजी को सेलेक्ट करते हो, अपनी बुक्स भी दिखाते हैं, नंबर्स भी समझाते हैं, फाइनेंशियल्स भी डिस्कस करते हैं, तो नाज़रीन को ज़रा कुछ एक आध दो टिप्स दे दें। बाज़ औक़ात किसी फ्रेंचाइज को इवेल्युएट करते हैं तो वो फियर ऑफ लॉस के चक्कर में बड़ी जल्दी दिखा रहे होते हैं उसको लेने के लिए, लेकिन बाज़ औक़ात इन्फ्लेटेड जो है वो नंबर्स भी होते हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए मेरे ख्याल से ये एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए। इसको समझना चाहिए कि जो बंदा पैसे दे के लेने आ रहा है उसको भी समझना चाहिए कि वो एक चीज़ ऐसी बाय करने जा रहा है जो उसके साथ 10 इयर्स का विजन है। तो वो जब वो जाए वहाँ पे तो वो उसका ये राइट है कि वो उनसे किसी तरह के भी क्वेश्चन कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई आ रहा है तो मेरे ऐसे इंटरव्यू भी हुए हैं जिसमें फर्स्ट इंटरव्यूज़ में मेरे ख्याल से मुझे लग रहा था कि मेरा जैसे इंटरव्यू हो रहा है। अच्छा, जब हालांकि मैंने उनको बुलाया हुआ था इंटरव्यू पे, लेकिन मुझे लग रहा था मेरा इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ, और मैंने उनके साथ 1.5 आवर 2 आवर स्पेंड किए जस्ट कि उनको इतना सेटिस्फैक्शन हो जाए कि हम जो कर रहे हैं काम वो सही है। तो मेरे ख्याल से सबको राइट है क्वेश्चन पूछने का, तो अगर वो क्वेश्चन पूछें और ज़्यादा क्वेश्चन पूछें तो उसमें ज़्यादा बेहतरी हो, ज़्यादा बेहतरी। और आपका देखिए एक तो डाइनिंग है, लोग आते हैं खाना खाते हैं, फिर फ्रेंचाइज की भी बात करें, लेकिन आप लोग केटरिंग सर्विस भी ऑफर करते हैं? हाँ, केटरिंग सर्विस हम इस टाइम पे बहुत टोरंटो के अंदर, डाउनटाउन के अंदर, मिसागा, ब्रैम्पटन, ओकविल, हर जगह पे केटरिंग कर रहे हैं। कॉर्पोरेट लेवल पे तो बहुत ज़्यादा केटरिंग कर रहे हैं। लंच के अंदर हम लोग 5 से 10 केटरिंग्स रोज़ की हम लोग की आई होती हैं कॉर्पोरेट लेवल पे। उसके बाद वीकेंड्स पे हम लोग लाइक बर्थडे पार्टीज़, स्मॉल मेहंदी पार्टीज़ हो गई, घर के अंदर कोई पार्टी हो गई, और हमारा खाना जो है वो हमारे जो पैकेजेस हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, और हम क्लाइंट के बजट के ऊपर भी काम करते हैं। तो यानी जो अगर फ्रेंचाइज लेने भी आता है तो उसके पास जो वॉक इन बिजनेस है, इसके अलावा जो है वो ये केटरिंग का काम भी मौजूद है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि जब कोई पाकिस्तानी हमारी कम्युनिटी के लोग जब बिजनेस शुरू करते हैं तो थोड़ा सा फील होता है कि गोरों के मुकाबले में हम ज़रा थोड़ा सा कम प्रोफेशनल हैं, लेकिन आपकी जो फ्रेंचाइज है ग्रिलार्डोज, उसकी सपोर्ट
और मार्केटिंग के एस्पेक्ट से क्या आप अपने आप को मेन स्ट्रीम के करीब पाते हैं? जी, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मैं दूसरे फ्रेंचाइजेस से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अपनी मार्केटिंग करता हूँ, बिकॉज मेरा जो एक्सपीरियंस है मार्केटिंग के अंदर वो यही है। मैंने जो सीखा लोगों से डिफरेंट कंपनीज के अंदर कि अपनी प्रोडक्ट को एज अ ब्रांड बनाना और ब्रांड को उसके बाद कॉल टू एक्शन में कन्वर्ट करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे लोग इतना ज़्यादा समझते नहीं हैं। तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो आई मेक श्योर कि हमारी मार्केटिंग इज़ ऑलवेज डन राइट। तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हमारी ब्रांडिंग और मार्केटिंग इज़ डन रियली वेल। तो हमारा सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है इस फ्रेंचाइज के अंदर वो ये है कि योर सक्सेस इज़ आवर सक्सेस। और उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ग्रिलाडोस का ब्रांड जब आप इतने मेहनत करके और घर के अंदर ग्रिलिंग करके तो आप 10 साल के बाद यहाँ तक पहुँचे हो, तो आपको पता होता है उस ब्रांड की वैल्यू क्या है, आपको पता है उसका नाम की वैल्यू क्या है। तो आप किसी को भी वो चीज़ नहीं देना चाहेंगे जिसमें उनको भी नुकसान है और आपको भी नुकसान है, क्योंकि उनका नुकसान एक लोकेशन का, हमारा नुकसान जो है पूरे वो पूरे ब्रांड का। तो इसलिए हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हम इसमें चांस नहीं ले सकते कि किसी के साथ भी। हम लोग अपनी ड्यू डिलिजेंस पहले करते हैं टू डू एनीथिंग देने से पहले। अच्छा, जाते जाते नाजरीन को ये बताते जाएं जो लोग ग्रिलाडोस से वाकिफ़ है, जैसे मैं हूँ, और जिस तरह आपके स्टोर की खूबसूरती, क्लीनलीनेस, वो जो जाता है उसको नज़र आ जाता है। जो चीज़ दिख रही है वो छुपा नहीं सकते आप, लेकिन ये बताते जाएं कि मेन्यू में कौन सी चीज़ों का इजाफा आप करने जा रहे हैं कि जिसके लिए हम एक्साइटेड हों और ग्रिलाडोस आएँ। जी, तो हमारे पास जो सबसे पहली जो एक चीज़ है कि हमारा मेन्यू सिर्फ चिकन रिलेटेड नहीं है, हमारा मेन्यू बीफ और चिकन के साथ है। ठीक है। तो हम लोग जो जैसे फॉर एग्जांपल एपेटाइजर्स के अंदर हमारी एक स्पेशलिटी आइटम अभी हमने रिसेंटली लॉन्च की है, उसका नाम है मिनी बीफ कबाब्स। तो ये एक बॉस्नियन स्ट्रीट फूड आइटम है, तो नॉट रिलेटेड टू पोर्टुगीज अगेन। तो ये स्ट्रीट फूड आइटम है, इट्स अमेजिंग। और ज़बरदस्त बात यह है कि हमारे लोग कबाब बड़ा पसंद करते हैं। हाँ। तो ये कबाब जो है ये बना हुआ है व्हील और बीफ और लैम के कीमे से। ठीक है। तो ये वेरी स्पेशल, वेरी यूनिक टेस्ट। मेरे ख्याल से अभी तक जितने भी लोग आए हैं माशाल्लाह उनको बड़ा पसंद आया है। और इसी तरह हमारी रिब्स जो बीफ की चांपे कह लें आप जिसको, वो बहुत पसंद है लोगों को। और मेरे ख्याल से लोग बहुत दूर से 2-2, 3-3 घंटे की ड्राइव करके खाना खाने आते हैं। ऐसे ही है। तो हमारी रिब्स बहुत फेमस हैं। उसके साथ फिर हमारे पास सज्जी है जो एक बहुत फेमस पाकिस्तानी बलोची सज्जी जिसको कहते हैं। तो वो प्री ऑर्डर आइटम है, तो ये नहीं है कि हम उसको बना के रखते हैं। आप कॉल करें, आपने जिस दिन खाना खाने आना है आप हमें बताएंगे, स्पेशल बनेगी आपके लिए, क्योंकि उसका प्रोसेस 2 घंटे का है। तो उसको हम स्पेशल एक अवन होता है, क्ले अवन, उसके अंदर हम बनाते हैं और वो 2 आवर्स का उसका एक प्रोसेस टाइम है। लेकिन जब वो आपके टेबल पे आएगी तो इंशाल्लाह आप जबरदस्त सेटिस्फाइड होंगे। सेम टाइम वी हैव स्मॉल आइटम्स लाइक नाचोस आ रहे हैं, नाचोस हम लोग ऐड कर रहे हैं, वेजिटेरियन, चिकन, बीफ। उसके साथ साथ हम लोग मेन्यू के अंदर बीफ बर्गर्स ऐड करने लगे हैं। और इसी तरह स्टेक्स जो आपने अब बता दिए सबको बता ही दिया है। तो स्टेक्स इंशाल्लाह उसके ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि हम मेक श्योर करते हैं कि ग्रिलाडोस के अंदर कोई भी आइटम डालने से पहले उसका एक प्रोसेस है 4 to 6 मंथ्स का, जिसको हम लेके चलते हैं अपने साथ। और वंस दैट इज डन वी मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट क्लाइंट के पास जा रही है वो ऐसी आइटम हो कि क्लाइंट बस मुंह में डाले कि वाह क्या बात है। बस मैं आखिरी बोल रहा हूँ, लेकिन एक सवाल और मेरे जहन में आ गया कि हलाल के हवाले से आपकी जो हलाल सर्टिफिकेशन है वो किस काइंड की है? तो हम HMA सर्टिफाइड है, हलाल मॉनिटरिंग अथॉरिटी के साथ। और हमारा चिकन जो है वो है ग्रेन फेड और ऑर्गेनिक। और हम लोग मंगाते हैं वो चिकन मॉन्ट्रियल से, जनोनी से आता है वो। और एट द सेम टाइम हम लोग हमारे पास जैसे आपको मैंने बताया कि बीफ आइटम्स भी हैं और बीफ का भी हलाल मॉनिटरिंग अथॉरिटी के साथ है। तो HMA सर्टिफाइड है, तो HMA की अपनी उनकी एक रूटीन है जो वो चेक करते हैं आके। लेकिन इस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि हैंड स्लॉटर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जब हमने मॉन्ट्रियल में काम स्टार्ट किया था। ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे मशीन स्लॉटर है और इसका बड़ा थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, हलाल की एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। तो इससे हमने हट के थोड़ा सा इस तरह किया कि लोगों को एक प्रॉपर हलाल खाना प्रोवाइड किया जाए। बिल्कुल ठीक है उस्मान साहब, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला ने आपको इतनी कामयाबी से नवाजा और बहुत सारे लोग जो आपके साथ आगे अटैच होंगे, फ्रेंचाइजी बनेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको भी सक्सेस अता करेगा। थैंक यू सो मच अवैस भाई। नाज़रीन, आपने देखा आज जो हमारी कोशिश थी इसी हवाले से कि आपको कारोबार की
की तरफ राग़िब किया जाए और ये डूएबल है। यकीनन मुझे और आपको खौफ और डर तो लगता है, लेकिन जब आप इस सफ़र में निकलते तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए मसाइल को आसान फरमाना शुरू कर देता है। और ख़ास तौर पर अगर फ्रेंचाइज़ की बात करें, अगर आपको सही फ्रेंचाइज मिल जाए तो उस्मान मुग़ल जैसे लोगों की सरपरस्ती में, मेंटरशिप के अंदर अल्लाह पाक आपके लिए इस मुश्किल को और आसान फरमा देता है कि आप जो है वो चंद महीनों के अंदर अपना कारोबार जो है वो अपना लेते हैं और जो है वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसे शुरू में कहा कि कारोबार करना सुन्नत भी है, बाइस बरकत भी है। पता नहीं, खुदा जाने कि हम इस सुन्नत से और इस बरकत के काम से अपने आप को इतना दूर क्यों पाते हैं। नाज़रीन, इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा और आपके बच्चों में अगर कारोबार करने की सलाहियत और ख्वाहिश है तो उनको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। क्या पता कि वो एक ज़बरदस्त कारोबारी शख्स बन के बाहर निकले और बहुत सारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया भी बन सके। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।